मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखो, where the contracting party misunderstood each other, है ना, and are at the cross purposes, there is bilateral or mutual mistake, मतलब मैं कुछ और समझ रहा हूँ, तुम कुछ और ही समझ रहे हो, है ना। तो अगर मान लो कि किसी एसेंशियल मैटर को लेकर के दोनों की अलग अलग बिलीफ है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए ने एम्बेसडर कार बेच रहा है और बी जो है वो उसको ये लग रहा है कि ए के पास सिर्फ फिएट कार है, समझ में आ रहा है, तो वो खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो ये सब्जेक्ट मैटर को लेकर के ही दोनों मिस्टेक में है। क्लियर है गाइस? ठीक है, फिर क्या है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है देखो, which consideration and objects are unlawful and those which are not. The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, unless it is of such nature that if permitted it would defeat the provisions of law, fraudulent है ना, या जैसे किसी बंदे को कोई इंजरी हो जाएगी, या कोर्ट ने बोला है कि ये इमोरल है, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इनमें से कुछ भी रीजन हुआ, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल मान लिया जाएगा और अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, A, B and C enter into agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. An agreement is void as its object, namely acquisition of gains by fraud, is unlawful. ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉड से कुछ पैसे कमाएंगे, बांट लेंगे, पूरा अनलॉफुल है, अरे समझ, वॉइड एग्रीमेंट है। ए प्रोमिसेस टू अबंडन प्रोसिक्यूशन, वो कह रहा है कि भैया तुमने जो चोरी की है उसको मैं माफ करवा दूंगा, अरे समझ में, ठीक है ना, लेकिन तुम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो दे दो। तो कानूनन मना होने के कारण, समझ आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल मानिया जा रहा है, इसलिए ये वॉइड है। समझ आ रहा है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वाला है, कानून न्याय प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ है। क्लियर है? ठीक है। फिर सेक्शन 10 में क्या बोला है, ठीक है, सेक्शन 10 में लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है। सेक्शन 23 बोल रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिया है कि ए बोल रहा है कि भैया मुझे नौकरी लगवा दो सरकारी, 1 लाख रुपए दूंगा, आ रहा है समझ में, तो ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्योंकि सरकारी नौकरी इस तरीके से लेना गलत बात है। ठीक है ना। अब कब है ना, तो कब अग्रीमेंट वॉइड होगा, कब कंसिडरेशन वगैरह जो है वो अपन मानेंगे कि अनलॉफुल है, तो अगर मान लो फॉरबिडन बाय लॉ है। क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने ही मना कर रखा है। आ रहा है समझ में? कानून ने ही क्लियरली मना कर रखा है, फॉरबिडन यानी कि मना, आ रहा है समझ में? ठीक है। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो लॉ में मना है, ठीक है ना। एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट एज वेल एज दोज prohibited by regulation or order made in exercise of the authority conferred by the legislature. ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स बाय द फॉरेस्ट, ये अपन ने किया था, बहुत अजीब सा था ये, याद है क्या? अरे समझ में, इसमें बात ही दूसरी करने लग गया था वो, ठीक है ना। तो आपका मैंने इसको सिंपली भी करवाया था, ठीक है, कि आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन है, ठीक है ना। लॉ में अगर फॉरबिडन है तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या होगा, वो अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ तो द अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है ना। तो कंसिडरेशन इलीगल है मतलब कि स्मगलिंग वाला जैसे हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट इलीगल है, ऑब्जेक्ट फॉरबिडन है लॉ में, मतलब कि जो मकसद है आपका वो कानून में मना है। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसमें ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो वॉइड माना जाएगा। अरे समझ में, कानून में अगर कोई चीज मना की गई है, कानून में अगर कोई चीज मना की गई है तो ऐसा वाला आप कोई भी अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फिर भी अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस दिया होता है एक्स को, है ना, एक्स ने वो किसी और को दे दिया, ठीक है ना। वो अथॉरिटीज ने मना किया था, लॉ में मना नहीं था। अथॉरिटीज ने मना किया होता, लॉ में मना नहीं था। लॉ में मना नहीं था तो अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। लॉ में मना होता तो अग्रीमेंट क्या हो जाता, वॉइड। आ रहा है समझ में? लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं था इसलिए वो वैसा हो गया। ठीक है। ठीक है ना।
उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं वो, देखो, when consideration और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द पर्पस ऑफ लॉ, है ना, या द डिफीट्स द पर्पस ऑफ लॉ। बेटा देखो क्या होता है ना, ठीक है ना, कई बार कानून को लिटरल निभाने के लिए, समझ में आ रहा है, लोग क्या करते हैं कि देख भाई देखो जो कानून में लिखा वो निभा तो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। मैंने मम्मी वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, कि मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है, तो बाहर कदम रखने के लिए मना किया है, तो मैं हाथों से चले जाऊं, हाथ के बल चला जाऊं, तो मैं बोलूं देखो आपने तो कदम रखने को मना किया था, अरे सुन बाहर जाने को तो मना किया नहीं था। तो ये होता है ऑब्जेक्ट को डिफीट करना, समझना रहे कि लिटरल आपने ऐसा मीनिंग निकाला जिससे कि क्या हो जाए, जिससे सामने वाला अपनी बात में फंस जाए। आपने ऐसा तो नहीं कहा था ना, जैसा अपन बोलते हैं कई बार मम्मी पापा को, दोस्तों को, भाई ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, आ रहा है सामने, क्लियर है, ठीक है ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो वो होता है एक, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है कि क्लियर कानून में मना है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई कानून में जैसा लिखा है, सुन रहे वैसा मैं बस लिटरल निभा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। इसको बोलते हैं डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, आ रहा है समझ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे को पता है कि उसको पेन मारना है, तो मैं ऊपर उछाल रहा हूँ पेन, मुझे दिख नहीं रहा है कि वो वहां है या नहीं है, आ रहा है समझ। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तो उधर देख रहा था, मैं तेरे को कैसे मार सकता हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट था कि उसको पेन मार दे, मतलब समझ रहे हो, मतलब ठीक है कि लिटरल जो लिखा उसको तो निभा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप गलत कर रहे हो, समझ रहे। मतलब आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ एक्शन डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है सच, लेकिन आप दिख रहा है साफ कि आप जो कर रहे हो उससे अल्टीमेटली होने वाला तो यही है ना कि कानून जो है वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। बोलो बेटा, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये ना व्यवहारिक वाली बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव बात है ये। गाइस बताओ, समझ में आ रहा है ना, है ना। तो कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, समझ में आ रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि आपको पता है कि कानून जो चाहता था पर्पस वो डिफीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ लिटरली निभाने के चक्कर में। तीसरा है कि व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, तो इस फ्रॉड को अपन ने फ्री कंसेंट वाले फ्रॉड से डिफरेंशिएट करके समझा था। वहां फ्रॉड से एक्सेप्टेंस ली जाती है, यहाँ मकसदी फ्रॉड होता है। फ्री कंसेंट में फ्रॉड से एक्सेप्टेंस ली जाती है, यहाँ पर मकसदी फ्रॉड होता है, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। तो मकसदी फ्रॉड है तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, तो कोई रूल या कोई लॉ, एक ही बात मानो अभी, अरे समझ में, वैसे रूल और लॉ थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। फिर when consideration involves injury to person or property of another, when consideration involves injury to the person or property of another, the general term injury means criminal or wrongful harm। द जनरल टर्म इंजरी मतलब क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म, गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना। नुकसान कैसे पहुंचाना, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना भी नुकसान है। एक से ना स्क्रीन आ रही है वापस, ठीक है, ठीक है। तो एक होता है बेटा क्या, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना, वो भी क्या है, इंजरी है, वो भी क्या है बेटा, इंजरी है, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाएगी आपके किसी भी अग्रीमेंट से, आप कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे कि किसी दूसरे बंदे को नुकसान होने वाला है, तो किसी के नाम पे कॉपीराइट है और आप वो बुक खरीदने बेचने का या उसके राइट्स खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो उसके जो ओनर है उसको तो नुकसान होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो ये अग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने वाले हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और ये जो है ए प्रोमिसेस टू रिपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर डेली फॉर स्पेशल पीरियड, तो ये नहीं तो इंटरेस्ट रेट देगा बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, तो ये एक्सप्लॉइटेशन वाला है। अरे समझ कि भैया तुमने 100 रुपये उधार दिए और किसी को 1 साल के लिए वो मजदूर बना लिया, मतलब तुमने बोला अगर ये नहीं चुका है तो 1 साल के लिए तुम मजदूर बन जाओगे, तो ये एग्जॉर्बिटेंट है, ये बहुत फालतू है,
आ रहा है समझ में? तो इसलिए ये इंजरी हो जाएगी इससे। तो इसका मकसद है, मतलब इसके जो मकसद है वो कानून के हिसाब से सही नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्योंकि इससे किसी बंदे को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा अगर इमोरल है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कि भाई गैम्बलिंग के लिए कोई बंदा अपना घर दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो जाएगा? इमोरल। तो ये वॉइड हो जाएगा। फिर अगर पी ने पैसे एडवांस दिए डी को, ठीक है ना, कि डिवोर्स लो अपने हस्बैंड से, तो ये अग्रीमेंट भी क्या है बेटा? वॉइड है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद भी क्या है? मैरिटल राइट्स से इंटरफेरेंस करना। क्लियर है? फिर जब कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, तो कंसिडरेशन कब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा? जब अपन मान लो कि एनिमी से ट्रेड कर रहे हैं। अगर मान लो कि आप कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जो आप किसी एलियन एनिमी से कर रहे हो, तो वो अग्रीमेंट क्लियरली वॉइड है। वो अग्रीमेंट क्या बेटा? क्लियरली वॉइड है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन था। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या था? ठीक है, कि भैया आप कानून न्याय प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रहे हो, समझ में आ रहा है? इंस्पेक्टर को पैसे खिला रहे हो, जज को पैसे खिला रहे हो, वैसे 2-3 में आता है, ठीक है ना? तो अगर आप इस तरीके से प्रोसिक्यूशन यानी कि कोई कानूनी कार्यवाही में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको बिगाड़ दे रहे हो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, उसको स्टिफल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? क्या होगा? ये माना जाएगा कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं। और ऐसा अग्रीमेंट जो है वो क्या माना जाएगा बेटा? समझ में आ रहा है ना? वॉइड माना जाएगा। ठीक है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। तो मेंटेनेंस याद है आपको? किसी के साथ अग्रीमेंट करना कि किसी तीसरे बंदे पे केस कर दे। मैं किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं कि किसी तीसरे बंदे पे केस कर दे, ये गलत है। आ रहा है समझ में? मैं किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं कि किसी तीसरे बंदे पे केस कर दे, ये गलत है, ये मेंटेनेंस है। आ रहा है समझ में? और एक होता है शैम्पर्टी। तो मैं किसी के साथ, सेम वही है कि मैं किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं कि थर्ड पर्सन पे केस कर दे, मैं तेरे को एक कॉम्पनसेशन दिलाऊंगा, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना। ये तो ये जो एक्स्ट्रा बात है कि कॉम्पनसेशन भी कुछ फ्लो हो रहा है वापस, ये क्या हो जाएगा बेटा? शैम्पर्टी। ये क्या हो जाएगा बेटा? शैम्पर्टी। आ रहा है समझ में? तो दो है, मेंटेनेंस और शैम्पर्टी। शैम्पर्टी में कुछ कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा मुझे भी मिलने वाला है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया अग्रीमेंट, ये इस तरीके के जो शैम्पर्टी वगैरह के हैं, ये वैलिड हो सकते हैं इंडिया में, तो ये वैलिड हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो कब होंगे वैलिड? जब मैं किसी को असिस्ट कर रहा हूं, बस, समझ में आ रहा है? और जब ये किसी पार्टी के लिए अनजस्ट या अनरीजनेबल या गलत ना हो, समझ में आ रहा है? और अगर मलिशियस मोटिव है तो फिर वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये दो जो लिखे हुए हैं कि अनरीजनेबल है, अनजस्ट है या मलिशियस मोटिव है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो क्या होंगे? ये सब मोटिव है तो फिर वो ऑब्वियसली बात है, फिर इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब मोटिव नहीं है, एक जेन्युइन किसी को केस करने में मैं हेल्प कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? तो फिर ये वैलिड हो जाएंगे। बोलो गाइस, क्लियर है? ये क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। फिर क्या है? मलिशियस मोटिव मतलब कि गलत मोटिव ना, समझ में आ रहा है? कि मैं गैम्बलिंग वाले को बचा रहा हूं, मतलब आ रहा है समझ में? किसी गलत व्यक्ति को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको फालतू क्लेम दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? गलत गलत केसेस, यही है बस। फिर ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिसर्स या पब्लिक टाइटल, समझ में आ रहा है? मतलब वही कि सरकारी किसी मुलाजिम को तुम रिश्वत दे रहे हो, आ रहा है समझ में? कि मेरा काम कर दो। ये अपन काय में पढ़ रहे हैं बेटा? किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं अपन? ये सब अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो जो सरकारी ऑफिस है वहां पर रिश्वत रिश्वत खिलाना, ये सब क्या? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझ में आ रहा है? ये अपन ने कंसिडरेशन में भी देखा था कि उसका काम ही है वो करना, उसके लिए उसको पैसे दे रहे हो, तो वो क्या है? वो पैसे भी इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी है, समझ में आ रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ इन पब्लिक ऑफिसेज। अपॉइंटमेंट इन पब्लिक ऑफिसेज में क्या है? अपॉइंटमेंट इन पब्लिक ऑफिसेज में क्या है? कि पैसे दे करके मैं नौकरी पा रहा हूं, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, और इसमें टाइटल भी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। आ रहा है समझ में? ये हमारे देश के सर्वोच्च टाइटल होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इनमें अगर मान लो कि क्या हो रहा है, ये वाले अग्रीमेंट कोई कर रहा है कि ये टाइटल खरीद लो, मुझे ये वाला अवार्ड दे दो, मुझे अर्जुन अवार्ड दे दो, तो मैं इतने इतने पैसे दे दूंगा, ये सब गलत है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं?
ऐसे एग्रीमेंट जिससे मोनोपोली क्रिएट हो जाए, ऐसे एग्रीमेंट जिससे क्या क्रिएट हो जाए बेटा, मोनोपोली, ठीक है ना। ऐसे एग्रीमेंट जिससे मोनोपोली क्रिएट हो जाए ये वॉइड है, ऐसे एग्रीमेंट जिससे मोनोपोली क्रिएट हो जाए ये वॉइड है। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अगर एग्रीमेंट से मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो ये वॉइड है, ठीक है। फिर क्या है, मैरिज ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि भाई दूल्हा खरीद रहे हैं या दुल्हन खरीद रहे हैं, पैसे ले लो शादी कर लो, ये वाला एग्रीमेंट वॉइड है। आ रहा है सामने, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जज ही को पैसे खिला दिए तुमने, आ रहा है सामने, ठीक है, कि मेरे बेसिस, मेरे उस पर डिसीजन दे दो, झूठे गवाह अगर मान लो कि करते हो तो ये सब सिविल प्रोसिक्यूशन में ही आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। तो ये ब्राइब वाला था, द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ, है ना, मतलब मैंने किसी को पैसे दे रहा हूं कि अपनी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जाकर के कुछ करो, ठीक है ना, ठीक है। एन अग्रीमेंट बाय विच एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर। किसी बिजनेस का कोई एजेंट आ रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ कि भाई मेरे लिए काम कर ले, उसी की नौकरी में रहे फिर भी, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड। आ रहा है समझ में, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। A, who is a manager of the firm, agrees to pass a contract to X if X pays to A rupees 2 lakh privately. The agreement is void. आ रहा है समझ में, किसी एक की नौकरी में रह करके दूसरे के लिए काम करना, समझ में आ रहा है, फालतू की जासूसी है वो सब जो है, ये सब क्या है बेटा, वॉइड है। क्लियर है। फिर क्या है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर मान लो कि कुछ थोड़ा भी अनलॉफुल रहा, आधा अनलॉफुल रहा और वो सेपरेबल नहीं है, अनलॉफुल पार्ट में है और वो सेपरेबल नहीं है, तो वो पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। अगर सेपरेबल है तो फिर वो वॉइड नहीं होगा। आ रहा है समझ में, हेलो 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 गाइस, ठीक है ना। तो इसमें वही था कि सुपरिटेंडेंट कर रहा है, वो ऑफिस सुपरवाइजरी कर रहा है, एक तो वैलिड आर्टिकल है और कुछ इनवैलिड आर्टिकल है, तो सुपरवाइजरी का अपन काम डिवाइड तो कर नहीं सकते, और डिवाइड कर नहीं सकते तो पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा बेटा। बोले गाइस क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ना। फिर क्या है, वॉइड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि भैया कभी शादी मत करना, ये वाला एग्रीमेंट वॉइड है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कि भैया ये वाला बिजनेस मत करना, पैसे ले लो हमसे, तो ये अग्रीमेंट भी क्या है बेटा, वॉइड है। समझ रहे, किसी को एक जेन्युइन बिजनेस करने से रोकने वाले सारे अग्रीमेंट वॉइड है। किसी को एक जेन्युइन बिजनेस करने से रोकने वाले सारे अग्रीमेंट बेटा वॉइड है। क्या ये क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है, उसका एक हिस्सा बस है, अगर कोई बड़ा अग्रीमेंट है जिसका सिर्फ एक हिस्सा हो रहा है, एक हिस्सा बोल रहा है कि भैया कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो बस बोल रहा है, मतलब बाकी का अग्रीमेंट जैसे पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है, सिर्फ एक हिस्से में बोल रहा है कि कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसा, खैर पार्टनरशिप का एक्सेप्शन है, लेकिन अगर किसी एक हिस्से में बस है तो फिर वो वैलिड रहेगा, तो फिर वो इनवैलिड नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। मतलब सिर्फ उतना हिस्सा वॉइड होगा, पूरा अग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा। एक पूरे अग्रीमेंट में 10 पॉइंट है और एक पॉइंट ये है कि भैया तुम बिजनेस नहीं कर सकते कोई लॉफुल, तो सिर्फ वो एक पॉइंट इनवैलिड होगा, पूरा का पूरा अग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा। टू दैट एक्सटेंट जो है मैंने इसलिए अंडरलाइन कराया था। आ रहा है समझ में। बाकी इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस क्या थे कि मैं किसी को नौकरी पे रखूंगा तो मैं रिस्ट्रेन कर सकता हूं, अगर पार्टनरशिप है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करे। तो इस तरीके से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, परचेजर ऑफ गुडविल जो परचेज कर रहा है गुडविल वो रोक सकता है, समझना रहे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो आप किसी के साथ ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें कि आप उसको रोक लो, किस बात से रोक लो कि भैया ये वाला बिजनेस मत करना, ये वाला अग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में है, अगर मान लो कि सेल ऑफ गुडविल वाले केस में है, समझ में आ रही है, सर्विस अग्रीमेंट वाले केस में है, तो फिर वो वैलिड रहेगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना। ये देखो एक्सेप्शन है इसके, है ना। पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल ऑफ गुडविल, ट्रेड कॉम्बिनेशन अगर कर रहे हैं तो वो मर्जर ही हो गया ना, मर्जर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मना कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस अग्रीमेंट है और सोल डीलिंग है कि भैया हमारे गुड्स रखोगे बस किसी और के नहीं रखोगे तो चलेगा वो भी। फिर क्या है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी वही है ना। लीगल प्रोसीडिंग्स, मैं पैसे दे रहा हूँ, लीगल प्रोसीडिंग्स को रोक लो, आ रहा है समझ में, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, वॉइड। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, कि भाई जेन्युइन है तो चलेगा। और इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि भैया तुम केस ही नहीं कर पाओगे, हम ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं किसी के साथ
कि तुम केस नहीं कर पाओगे, ये वॉइड है। हम किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट करें कि तुम केस ही नहीं कर पाओगे, ये बात वॉइड है। आ रहा है समझ? हम किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट करें कि तुम केस ही नहीं कर पाओगे, समझ लो, ठीक है ना, ये वॉइड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हम बोलें कि तुम कोर्ट में नहीं जाओगे, आर्बिट्रेशन में चलेंगे, इसमें मैं रोक रहा हूं लेकिन ये वैलिड है, इसमें मैं रोक रहा हूं लेकिन ये वैलिड है, ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। इतना रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो जाएगा, इतना रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलाउ हो जाएगा। बोलो गाइस, क्लियर है ये? ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, फ्यूचर डिस्प्यूट या जो डिस्प्यूट अराइज हो गया उसको आप मान लो कि सिर्फ कहां लेकर के जा रहे हो, आर्बिट्रेशन में, तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, तो ये 100 टन ऑफ ऑयल वाले, ये तो अपन ने क्वेश्चन आंसर में भी किया था बेटा, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही सर्टेन नहीं है वो वाला अग्रीमेंट कैसे वैलिड होगा, ठीक है। जिस अग्रीमेंट का मीनिंग ही सर्टेन नहीं है वो कैसे वैलिड होगा, ठीक है। तो वो अगर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप के ऑयल में डील कर रहा था तो वो अग्रीमेंट वैलिड था। बेटा ये वाला एग्जांपल याद है कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, याद है, ठीक है ना। चलो फिर अपन पहुंचे थे किस पे, वेजरिंग। तो वेजरिंग क्या था, वेजरिंग के अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। आ रहा है समझ में? वेजरिंग एक्चुअली सट्टेबाजी होती है, हम सोसाइटी में ये चीजें प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। आ रहा है समझ में, कि बिना मेहनत किए आप पैसे कमाओ, तो ये सब सट्टेबाजी के अग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड है। लेकिन अनसर्टिनिटी वाले कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जो वैलिड मानते हैं अपन, अनसर्टिनिटी वाले कुछ अग्रीमेंट ऐसे हैं जो अपन वैलिड मानते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, वो भी अनसर्टेन है लेकिन वो वैलिड है, समझ आ रहा है। तो वेजरिंग में कुछ ऐसी खास बात होती है, समझ आ रहा है। तो सिर्फ अनसर्टेन मान करके वेजर नहीं मानेंगे अपन, ठीक है। इसमें मनी या मनी इज वर्थ पेबल होता है, ये कंडीशनल होता है, किसी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट होता है, क्लियर है। और इवेंट जो है वो अनसर्टेन होते हैं, कम से कम दो पार्टी होती है, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। आ रहा है समझ में, ठीक है, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए और कॉमन इंटेंशन है बेटिंग की। आ रहा है समझ में, या तो तुम जीतोगे या तो मैं जीतूंगा, फिर पार्टीज का और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो जो इवेंट है बस उनका इवेंट है कि भाई हाँ होगा या ना होगा, मतलब ये इवेंट होगा या नहीं होगा, बाकी उनको इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक किसान है, वो किसी हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अगर बारिश हुई तो मैं आपको फसल बेच दूंगा, ये भी कंटिजेंट है लेकिन ये वैलिड वाला है। एक तो फसल में उसका इंटरेस्ट है, तो इसको अपन सट्टेबाजी नहीं बोल सकते हैं, अरे समझ में, क्योंकि यहाँ पर फसल में उसका इंटरेस्ट भी है। बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चीज है, क्लियर है। तो वेजरिंग में ये 6 बातें जो हैं वो आप वो रख लो कि सिर्फ अनसर्टेन नहीं होता, मनी और मनी इज वर्थ और अनसर्टेनिटी और दो पार्टीज होती हैं और इंटेंशन होती है उनकी बैटिंग करने की, और उसके अलावा कोई और स्टिक नहीं होता। मतलब छठवां पॉइंट जरूर होना चाहिए आपके आंसर में। अरे समझ में, वैसे तो 6 के 6 होने चाहिए, लेकिन छठवां वाला एक्चुअली ऐसा है कि वो नहीं होगा तो फिर आपको ये मत सोचना कि 6 में से 5 लिख दिया तो मिल जाने चाहिए पूरे मार्क्स, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन को अपन ने बोला था, लॉटरी, समझ में रहे। तो लॉटरी अपन ने बोला था कि भैया वेजरिंग है, गवर्नमेंट कराती है तब चल जाता है बस, अदरवाइज वो पूरा वेजरिंग है, समझ में रहे, ठीक है ना। और कुछ जगह पे वो इलीगल भी है, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर क्या है, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन। तो कह रहा है क्रॉसवर्ड पजल्स जो है पहले से तुम्हारे पास जो रखा हुआ है वो भी क्या है बेटा, है ना, वो भी तुम्हारा इनवैलिड होगा, आ रहा है समझ में। लेकिन प्राइस कंपटीशन एक्ट एक है जो क्या बोलता है कि भैया 1000 रुपए तक की प्राइस के, 1000 रुपए तक का अगर प्राइस दे रहे हैं तो वो चलेगा, समझ में आ रहा है। गेम ऑफ स्किल वेजर नहीं है अगर 1000 रुपए तक का प्राइस है तो क्रॉसवर्ड पजल्स कंपटीशन में अगर 1000 रुपए तक का प्राइस है तो ये चल जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, प्राइस कंपटीशन एक्ट के कारण, ठीक है ना। फिर क्या है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन अवॉइड होंगे, समझ में आ रहा है। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन में मैं पैसे लगा रहा हूं कि भैया इसका गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैं कोई चीज खरीद रहा हूं कि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, जिसमें सिर्फ मैं दांव लगा रहा हूं, मैं अगर कोई चीज खरीद लूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ दांव लगा रहा हूं कि देखना इसके बढ़ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है या ऐसा वैसा, तो अगर तुम सिर्फ दांव लगा रहे हो तो फिर वो नहीं चलेगा, क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखना,
ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइज इज पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर। लेस देन 500 है तो वेजर है, हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन के 500 प्लस होंगे तो वो चलेगा, तो वो वैलिड है। आ रहा है समझ में, ठीक है। स्पेक्युलेटिव समझ रहे हो कि नहीं। देखो सट्टेबाजी को अगर बस प्राइस की बढ़ने घटने से अगर मैं कुछ मतलब जीतने वाला हूँ, समझ रहा, और बाकी सारी उसकी वेजरिंग में है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वेजरिंग हो जाएगा। याद रखना बेटा, स्पेक्युलेटिव वर्ड अपने आप में उतना पक्का वर्ड नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। स्पेक्युलेटिव में उन लोगों की तरफ वो इशारा करता है, जैसे जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, जो सट्टेबाजी कर रहे हैं, उनको भी अपन स्पेक्युलेटर बोल सकते हैं। वो भी लोग क्या है, स्पेक्युलेटर हैं एक तरीके से। क्लियर है बेटा। हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन के जो है, समझ रहे, हॉर्स रेस कंपटीशन होता है और उसमें प्राइस जो है वो अगर 500 के ऊपर होगा तो वो वेजर नहीं है, वो उल्टे तरीके से लिखा है उन्होंने कि लेस देन 500 है तो वेजर है। आप ऐसे मानो कि 500 प्लस का अगर प्राइस दे रहे हो तो वो वैलिड है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। फिर क्या था, हाँ, हम्म 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 हम्म। नहीं वो लीगल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरी बात समझना, ठीक है। कुछ चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिफाइंड है, आ रहा है समझ में, ठीक है। और कुछ चीजें जो हैं वो अलग एक्ट से डिफाइंड है। अपन लोग अभी सिर्फ एक एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आ रहा है समझ में, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कहता है कि भाई देखो, अगर किसी दूसरे एक्ट में कुछ और लिखा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के तो वो चल जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। यहां पर, ठीक है, अब मतलब समझो ना, अगर मैं मान लो कि किसी बंदे को कह रहा हूं कि भाई कुछ काम कर लो या इस तरीके से तुम करोगे, तो वहां उन लोग प्राइस के तौर पर ना बहुत अलग तरीके से उस अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। मैं काम करूंगा, वो वाला अग्रीमेंट ला करके उसके टर्म्स जो है वो तुम लोग को बताऊंगा। आ रहा है समझ में। हम लोग अगर बिल्कुल अपेरेंटली देखें, जनरल लेवल पर जब उसको देखेंगे तो वो इससे मैच कर जाएगा, लेकिन उसकी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो अलग होती है। उसकी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। आ रहा है समझ में। इनफैक्ट कौन बनेगा करोड़पति पे तो प्रॉपर केस भी हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति पे नहीं, मतलब कौन बनेगा करोड़पति को लेकर के डिस्कशन भी हुआ था कि भैया ये वेजरिंग हो जाएगा क्या। आ रहा है समझ में। तो कुछ केसेस में गेम्स ऑफ स्किल जो है वो प्राइस कंपटीशन एक्ट से कवर नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट और उन सब में उसमें जो है ना एडवर्टाइजमेंट और वो सब भी आ जाता है, समझ रहे। तो उसका जो शेयर है वो देते हैं कि भैया आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कर रहे हो, ठीक है ना, कि एड्स जो दे रहे हैं उससे आप कमा रहे हो, तो ये प्रॉपर बिजनेस हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब वहां पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की जेब से ऐसा जा रहा हो ऐसा नहीं है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी कमाई शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको कमाई करने में मदद कर रहे हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो सिर्फ प्राइस कंपटीशन कैसा होगा कि भैया हम बैठे हैं किसी कंपटीशन में और हमने बोला कि हाँ ये जो दंगल है ये तुम जीते तो हम तुमको इतने इतने रुपए दे देंगे, ऐसा वाला, तो वो अलग मैटर है, समझ आ रहा है। लेकिन जब ये टीवी पे आता है तो इसमें अलग मैटर पर है ये, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, तो ये एक तरीके से सीरियल में काम करने जैसा हो जाता है। आ रहा है समझ में? कि तुम रियलिटी शो का हिस्सा हो तो तुम एंटरटेनमेंट कर रहे हो और उससे जो कमाई हो रही है उससे हम तुमको कमाई दे रहे हैं, मतलब तुम एक्टर हो एक तरीके से। पॉइंट समझ गए, सिर्फ वो कंपटीशन नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर क्या बेटा, देखो चिट फंड, ठीक है ना। यहाँ से अपन कल कर लेंगे, है ना, अभी टाइम हो गया है, दूसरी क्लास है, क्लियर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी अपने को करने, अपन पहुंचने वाले हैं वहां पर जहां तक अपना हो गया था। क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। हाँ
अरे रे रे रे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैनेज कर लो आज।